हिंदी आचार्य की एजुकेशन की सीरीज में स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 टू 49 के बारे में। और ये जो एजुकेशन कमीशन है ये सार्जेंट रिपोर्ट के बाद सबसे पहला भारत का, जब हम आजाद होते हैं 1947 में, उसके बाद जो भारत की सरकार ने सबसे पहली बार जो एजुकेशन कमीशन बिठाया है एजुकेशन से संबंधित मामलों को की जांच के लिए, तो ये वह सबसे पहला कमीशन है। ये भी आपको प्रश्न आ सकता है कि जो सबसे पहला कमीशन कौन सा था आजाद भारत का, तो वो ये है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं 1948 टू 49। और बच्चों इसका एक नाम राधाकृष्णन कमीशन भी है, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि वाइस चांसलर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। और फिर वो आगे चलकर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी बनते, प्रेसिडेंट भी बनते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि उस टाइम पर वाइस चांसलर हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, तो वो इसके चेयरमैन हैं। अब ये जो कमीशन है इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिठाया था, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि इंडियन यूनिवर्सिटीज की जो एजुकेशन है उसमें क्या क्या सजेशंस, क्या क्या सुधार होने चाहिए, तो ये इसके लिए बिठाया गया था। उसमें सुधार की जो जो चीजों की जरूरत है उसकी जांच करनी थी इस कमीशन ने। और इस कमीशन को बिठाया गया है नवंबर 1948 में, और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है अगस्त 1949 में। और इस कमीशन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके चेयरमैन थे, और इसके साथ ही 10 मेंबर्स और थे टोटल। अब हम बात करते हैं इसकी रिकमेंडेशंस की कि क्या सुझाव दिए हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने। तो सबसे पहले तो इनका ये मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की सबसे पहली सलाह तो ये थी कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो किस तरह के पढ़े लिखे लोगों को उसको देना चाहिए भारत को, कि जो कि एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स हों और सूटेबल वर्कर्स हों, यानी कि जो अच्छी तरह से काम करना जानते हों, इस तरह के जो ग्रेजुएट्स हैं यूनिवर्सिटीज से या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, तो ये यूनिवर्सिटीज का काम है देना भारत के लिए, भारत देश के लिए। और अब ये जो फैकल्टीज की बात आ रही है, टीचर्स की बात आ रही है, कि यूनिवर्सिटीज में टीचर्स पूरे एडिक्वेट होने चाहिए कि, और उनकी क्वालिफिकेशंस भी पूरी होनी चाहिए, और उनको अगर जॉब पर रखना है तो उनका एक सिलेक्शन का प्रोसीजर होना चाहिए। और इसके साथ ही हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च के फेलोज भी होने चाहिए, और यूनिवर्सिटी को ही ये डिफाइन भी करना चाहिए कि उसकी किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी। और अब बात करते हैं कि जो फैकल्टीज हैं, जो टीचर्स हैं, तो वो जो टीचर्स हैं वो एक जो टीचिंग यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 3,000 हो सकते हैं, और जो 1500 गिनती हो सकती है उन टीचर्स की जो कि अफिलिएटेड कॉलेजेस है, यानी कि अगर बड़े से बड़ा कॉलेज बनाएंगे और उसमें आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम के टीचर्स रखेंगे, फैकल्टी रखेंगे, तो वो 1500 से ज्यादा नहीं हो सकती। और एक यूनिवर्सिटी भी बड़े से बड़ी अगर हम बनाते हैं तो उसके अंदर भी टीचर्स जो हैं वो आर्ट्स एंड साइंस दोनों फैकल्टीज के टोटल अगर जोड़ा जाए तो 3,000 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसके साथ ही कमीशन ये भी रिकमेंड करता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो डेज हैं, वर्किंग डेज जो हैं, वो कम से कम 180 डेज होने चाहिए, यानी कि 180, 365 में से 180 डेज तो यूनिवर्सिटी लगेगी। इससे ज्यादा भी हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। और ये जो 180 डेज हैं इसमें जो एग्जाम्स के डेज हैं उनको काउंट नहीं किया गया, यानी कि जो टीचिंग डेज हैं, टीचिंग डेज 180 होने चाहिए 365 में से, और एग्जाम्स के डेज अलग हैं, वो तो जितने सब्जेक्ट होंगे उस हिसाब से होगा, लेकिन उनको काउंट हम वर्किंग डेज में नहीं करेंगे। अब दूसरी चीज है कि नो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स, यानी कि ये तो बच्चों आप भी जानते हो कि जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ते हैं तो कोई टेक्स्ट बुक्स हमें प्रिस्क्राइब नहीं की जाती हैं, हमें रिकमेंड की जाती हैं, सजेस्टेड रीडिंग्स होती हैं, जो भी हमें टॉपिक्स दिए जाते हैं सिलेबस में, और उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही हमें अपने रिसर्च करनी होती है और अपने नोट्स बनाने होते हैं, उस हिसाब से बच्चे को पढ़ना होता है। वो नोट्स टीचर्स भी दे सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फाइनल बात नहीं है कि कोई टेक्स्ट बुक्स होंगी जो कि 12th स्टैंडर्ड तक जैसे कि टेक्स्ट बुक्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं वैसी यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं होंगी। तो ये भी रीजन है क्योंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशन है ये, और ये सभी यूनिवर्सिटीज में होता है। अब आगे बात करेंगे मास्टर्स डिग्री की। तो जो मास्टर्स डिग्री है
जो ऑनर्स के ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने ऑनर्स डिग्री की है, तो वो ऑनर्स डिग्री वाले जो ग्रेजुएट्स हैं, वो जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन में ऑनर्स डिग्री की है, तो उनके लिए जो मास्टर्स डिग्री है वो 1 साल की होनी चाहिए। मतलब अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो फिर तो आप मास्टर्स करोगे तो आप 1-2 साल की करोगे, लेकिन अगर आप ऑनर्स ग्रेजुएट हो तो अगर आप उसके बाद मास्टर्स करोगे तो वो 1 साल की होगी। इसके साथ ही यूनिवर्सिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डीलिट की डिग्री भी दे या डीएससी की डिग्री भी दे रिसर्चर्स को, जिनका जो रिसर्च वर्क है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिसर्च वर्क है, उनको डीलिट और डीएससी की डिग्रीज भी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो देंगी। और इसके साथ ही स्कॉलरशिप की बात भी की गई है कि जो रिसर्च वर्क के लिए स्कॉलरशिप भी लगती है स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी लेवल पर, उसकी बात की गई है। और जो इसके साथ ही जो लाइब्रेरीज हैं या लेबोरेटरीज हैं यूनिवर्सिटी की, उनको भी सुधारने के लिए रिकमेंडेशन की गई है। और यूनिवर्सिटीज को बहुत ही मतलब खुले दिल से दान देने की बात की गई है। और अब हम बात करते हैं कि जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला जो प्रोफेशनल एजुकेशन की कैटेगरीज हैं, सबसे पहली कैटेगरी है एग्रीकल्चर एजुकेशन की। अब देखिए बच्चों, जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहता है कि इसको एक नेशनल इंटरेस्ट की एजुकेशन की टाइप समझनी चाहिए, कैटेगरी समझनी चाहिए, क्योंकि बच्चों रीजन यही है कि भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है, उस टाइम पर भी था। तो जितना ज्यादा बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाई करेंगे कृषि की, तो हमारे रिसर्च बढ़नी चाहिए, तो उससे हमें फायदा होगा, हमारी इकोनॉमी को भी फायदा होगा। तो इसलिए जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है वो तो होनी ही चाहिए और उसके ऊपर रिसर्च भी होनी चाहिए। और क्योंकि ये जो एजुकेशन है वो भारत कृषि प्रधान देश होने की वजह से ये नेशनल इंटरेस्ट की एजुकेशन है। और इसके साथ ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ये भी सजेस्ट करता है कि जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी लेवल से स्टार्ट कर देना चाहिए, सेकेंडरी और हायर लेवल पर भी होना चाहिए। बच्चों, जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा है कि जो अंग्रेजों के टाइम पर भी एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस एज अ सब्जेक्ट तो था, उतने डिटेल में नहीं था, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी, लेकिन उस टाइम पर भी था। और इसके बाद हम देखते हैं कि गांधी जी ने भी जो नई तालीम वाली जो उनका जो प्लान था उसमें भी एग्रीकल्चर एक पार्ट था। तो एग्रीकल्चर तो इंपॉर्टेंट है ही भारत के कॉन्टेक्स्ट में। अब इसके बाद कमर्शियल एजुकेशन की बात करते हैं। तो कमर्शियल एजुकेशन की कमर्शियल एजुकेशन की भी बात की है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने कि जो कॉमर्स से रिलेटेड है, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, उन टॉपिक्स की बात है कि वो भी होने चाहिए। दूसरी कैटेगरी कमर्शियल एजुकेशन की दी। तीसरी कैटेगरी जो दी है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने वो है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की। तो जो नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं भारत में उस टाइम पर कम थे, उनको बढ़ाया जाना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का कहना है। और जो अभी जो ग्रेजुएशन की डिग्रीज दे रहे हैं इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में, उनको अपग्रेड कर देना चाहिए ताकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले इंस्टीट्यूट भी बन सकें। इसके बाद बात की है लीगल एजुकेशन की। तो लीगल एजुकेशन भी इस तरह से होनी चाहिए कि जो बच्चे लॉ पढ़ रहे हैं, ये आज भी होता है कि जो बच्चे लॉ पढ़ते हैं, लॉ को वो एक सब्जेक्ट की तरह, एक पूरी तरह फुल फ्लैट सब्जेक्ट की तरह नहीं देखते। वो सोचते हैं कि लॉ की पढ़ाई हम साथ साथ में कर सकते हैं। मतलब काफी हद तक आज के टाइम पर ये चीजें नहीं होती, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 10-15 साल पहले तक भी ये चीजें होती थी कि बच्चे लॉ की पढ़ाई करते थे, उसके साथ साथ दूसरी पढ़ाई भी करते रहते थे। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 48 में ये कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स लॉ के हैं वो लॉ ही पढ़ेंगे, वो दूसरे कोर्सेज उसके साथ नहीं पढ़ सकते। बाद में पढ़ना चाहे या पहले पढ़ना चाहे वो अलग बात है, लेकिन साथ में नहीं पढ़ सकते। अब बात करेंगे हम मेडिकल एजुकेशन की। तो ये जो मेडिकल एजुकेशन है, तो मतलब मेडिकल एजुकेशन को भी भारत के लिए ज्यादा बढ़ावा देने की बात की गई है इसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने। अब बात करते हैं रिलीजियस एजुकेशन की। बच्चों, अब तक तो सेक्युलर एजुकेशन की ही बात हो रही है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तब वो सेक्युलर एजुकेशन की बात करते हैं। धीरे धीरे मिशनरीज को अलाउ होता है, पूरी हिस्ट्री आपने पढ़ ली है। धीरे धीरे फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनती है, क्राउन के अंडर आती है, मतलब कंपनी की सरकार खत्म होती है, तो फिर सेक्युलर एजुकेशन को ही बढ़ावा दिया जाता है। जो पाठशालाएं या जो मकतब हैं वहां पर जो रिलीजियस एजुकेशन को दे रहे हैं वो उनको तो ग्रांट इन एड भी नहीं देते। तो अब
जब भारत आजाद होता है, अभी हमने समझ लिया कि रिलीजियस एजुकेशन का क्या स्टैंड है, तो जो बच्चे रिलीजन को एज अ टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पर उस चीज को पढ़ सकते हैं। तो ये भी हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के हिसाब से हम ये चीज नई चीज देख रहे हैं कि रिलीजियस एजुकेशन की बात की जा रही है। और एक तो रिलीजियस एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट की बात की जा रही है, और इसके साथ ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन रिकमेंड भी करता है कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो स्कूल्स हो चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, वो अपना काम स्टार्ट करेंगे कुछ मिनट्स के की साइलेंट मेडिटेशन के बाद। यानी कि मेडिटेशन की बात सबसे पहली बार अगर कोई कमीशन करता है, ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन करता है। और इसमें इसके साथ ही ये तो हो गई कि मतलब जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टार्ट किस तरह से करेंगे मेडिटेशन के बाद। और फिर बात करते हैं कि रिलीजन को एज अ सब्जेक्ट पढ़ने की बात करेंगे। तो रिलीजन को जब हम ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ेंगे तो फर्स्ट ईयर में लाइफ पढ़ी जाएंगी बुद्ध की, कन्फ्यूशियस की, आद्य शंकराचार्य जी की, रामानुजाचार्य जी की, कबीर की और गांधी जी की फर्स्ट ईयर में ये पढ़ी जानी चाहिए। सेकेंड ईयर में यूनिवर्सल कैरेक्टर्स फ्रॉम स्क्रिप्चर्स बी स्टडीड। तो ऐसी चीजें जो कि ग्रंथों में से ली जाएंगी, क्योंकि हम धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो अलग अलग सभी धर्मों को पढ़ना होता है। तो उनमें से जो कि सिलेक्टेड वर यूनिवर्सल कैरेक्टर, यानी कि जो चीजें जो सभी धर्मों को मान्य हो, ऐसी चीजें सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाएंगी। और फिर तीसरे साल में, जो ग्रेजुएशन का तीसरा साल है, रिलीजन एज अ टॉपिक, रिलीजन एज अ सब्जेक्ट, तो उसमें तीसरे साल में हम पढ़ेंगे कि जो फिलॉसफी जो है उसके पीछे रिलीजन की, और वो किस तरह से उसकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मतलब कि जो किस तरह की फिलॉसफी के ऊपर धर्म चलता है, अलग अलग धर्म चलते हैं, इसकी स्टडी की जाएगी। तो फर्स्ट ईयर में महान व्यक्तित्वों की बात की जाएगी, दूसरे ईयर में ग्रंथों की बात की जाएगी, जो कि यूनिवर्सल कैरेक्टर वाली चीजों की बात की जाएगी, और तीसरे साल में फिलॉसफी की बात की जाएगी। अब बात करते हैं हम मीडियम की। तो मीडियम की बात की जा रही है तो रीजनल लैंग्वेज ही है, इसके साथ ही फेडरल लैंग्वेज की ऑप्शन होनी चाहिए, और इंग्लिश भी यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ी जानी चाहिए। हम जानते हैं कि जनरल इंग्लिश भी पढ़ी जाती है और एक रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ी जाती है, और इसके साथ ही फेडरल लैंग्वेज यानी कि हिंदी की बात की गई है। तो ये 3 भाषा वाला जो फॉर्मूला है ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने भी रिकमेंड किया है। और इसके साथ ही एग्जाम्स को तो एजुकेशन कमीशन क्रिटिसाइज करता है कि ये तो मतलब एग्जाम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि रट्टा लगाने वाली जो टेंडेंसी है वो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की वजह से होती है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो उसमें अच्छा पैटर्न रहता है, बच्चों को रट्टे लगाने की जरूरत नहीं रहती है, उस तरह का पैटर्न होना चाहिए। और इसके साथ ही 1/3 मार्क्स जो है, 1/3 नंबर जो है वो दिए जाने चाहिए कि बच्चे ने क्लास में जितना काम किया है उस पर डिपेंड है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। अब जैसे कि आप जानते हो कि 60% से ऊपर वाले को आज की डेट में फर्स्ट डिवीजन माना जाता है, लेकिन उस टाइम पर 70% से ऊपर वाले को फर्स्ट क्लास यानी कि फर्स्ट डिवीजन माना जाता था। 55 से 69% वाले को सेकंड डिवीजन या सेकंड क्लास, और 40% वाले को या उससे थोड़े कम वाले को, क्योंकि 33% तो पासिंग मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए थर्ड क्लास है। और इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने चाहिए, ऐसे टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के एग्जामिनेशन होने चाहिए। अब बात करते हैं फाइनेंस की। नहीं, फाइनेंस से पहले यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वेलफेयर की बात की गई है, फिजिकल एजुकेशन भी होना चाहिए, ये भी इसकी बात की गई है। इंस्पेक्शन भी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के लेवल पर, एनसीसी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के लेवल पर। तो ये स्टूडेंट वेलफेयर की भी बात की है। अब बात करते हैं हम फाइनेंस की। यूनिवर्सिटी का जो फाइनेंस है वो कैसा होना चाहिए। तो अब देखिए बच्चों कि उसका जो यूनिवर्सिटी, जो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में होनी चाहिए, यानी कि वो भारत की सरकार है, यूनियन की सरकार है और राज्य की सरकार है, यानी कि यूनिवर्सिटी की एजुकेशन जो है ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंस रखने वाला टॉपिक है। तो ये केवल स्टेट लिस्ट नहीं, यूनियन लिस्ट नहीं, कॉन्करेंट लिस्ट में इसको रखा जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि सेंट्रल ग्रांट्स कमीशन एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, यानी कि भारत की सरकार की तरफ से एक ग्रांट्स का कमीशन एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। ये भी एजुकेशन कमीशन का रिकमेंडेशन था।
और यूनिवर्सिटी केवल और केवल अफिलिएटिंग टाइप नहीं होनी चाहिए, और अफिलिएटिंग यानी कि जो केवल कॉलेजेस को अफिलिएशन देती है, मान्यता देती है और खुद नहीं पढ़ाती, यानी कि टीचिंग यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। ये भी इसने कहा है एजुकेशन कमीशन ने। और बच्चे जो हैं वो 3 लैंग्वेजेस के अंदर उनको वो होना चाहिए, उनको अपनी लोकल भाषा भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए फेडरल लैंग्वेज, और इंग्लिश भी आनी चाहिए। अब इसके बाद बात की जाती है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की बात करें तो सबसे ऊपर है विजिटर, विजिटर से नीचे है चांसलर, चांसलर से नीचे है वाइस चांसलर, वाइस चांसलर से नीचे है सेनेट, और सेनेट के नीचे है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि सिंडिकेट कही जाती थी उस टाइम पर, फिर एकेडमिक काउंसिल है, और फिर फैकल्टीज यानी कि टीचर्स हैं, और फिर बोर्ड ऑफ स्टडीज है, और फिर फाइनेंस कमेटी है, और फिर सिलेक्शन कमेटी है। तो ये इनका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है। और जो वाइस चांसलर होगा यूनिवर्सिटी का वो बहुत ही डिस्टिंक्ट एजुकेशनिस्ट होना चाहिए, और एजुकेशनल रिसर्च काउंसिल की भी बनाने की भी बात की गई है। और बच्चों यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की सजेशन पर ही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1956 में बनता है। तो 1949 में रिपोर्ट आती है कि एक ग्रांट्स कमीशन होना चाहिए, कमिटी होनी चाहिए, तो फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बनता है 1956 में। और बच्चों के हॉस्टल्स की भी बात की जा रही है कि जो हॉस्टल्स हैं वो भी उस तरह से उनके जो ब्लॉक्स बनाए जाने चाहिए, वो ऐसा नहीं है कि एक ब्लॉक के अंदर 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए, और उनके जो डाइनिंग हॉल्स हैं वो 5 ब्लॉक से ज्यादा के डाइनिंग हॉल कॉमन नहीं होने चाहिए, यानी कि 5 अलग अलग ब्लॉक के बच्चे ही हैं जो कि एक डाइनिंग हॉल के अंदर आके खाना खा सकते हैं। और अब ये जो वाइस चांसलर की बात है वो ये है कि वाइस चांसलर जो है वो डिस्टिंक्ट एजुकेशनिस्ट होना चाहिए, जो वाइस चांसलर है वो एक पोस्ट की तरह होना चाहिए, बजाय कि सरकार रिकमेंड करे, वो एक पोस्ट होनी चाहिए, फुल टाइम उसकी सैलरी होनी चाहिए, और उसकी रिटायरमेंट होनी चाहिए 65 ईयर्स में। और वाइस चांसलर जो है वो एक यूनिवर्सिटी में लगातार 2 बार नहीं बनाया जाना चाहिए एक ही व्यक्ति को। और इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की भी बात की गई है, और रूरल यूनिवर्सिटी को बनाने की भी बात की गई है। और एजुकेशनल रिसर्च काउंसिल होनी चाहिए जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आनी चाहिए, जो कि रिसर्च को प्रमोट करती हो। और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हर एक स्टेट में, सॉरी नॉट डिस्ट्रिक्ट बट स्टेट में, हर एक स्टेट में एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, और एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड भी होना चाहिए यूनिवर्सिटीज के बीच में आपस में सामंजस्य बिठाने के लिए। और जो रूरल यूनिवर्सिटी होगी उसमें 2500 से ज्यादा 2500 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं हो सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या राधा कृष्णन कमीशन जो है इसने बहुत सारी सजेशंस दी हैं एग्जाम्स को लेकर, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को लेकर, फाइनेंस को लेकर, सब्जेक्ट्स करिकुलम को लेकर। तो यही आगे जाकर शेप करती है हमारी इंडिया की गवर्नमेंट की एजुकेशनल पॉलिसी को। इसे राधा कृष्णन कमीशन भी कहते हैं। 1948 से लेकर इसने रिसर्च स्टार्ट की, कमीशन बैठता है और 1949 में ये रिपोर्ट देता है अपनी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएड कर रहे हो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हिंदी आचार्य।